ग्रीक पौराणिक कथाओं के इस विस्तृत विश्लेषण में स्वागत है। आज हम 3000 साल पुरानी एक ऐसी गाथा पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसमें देवताओं, राक्षसों और ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों का जिक्र है। यह सिर्फ कोई पुरानी कहानी नहीं है, ये एक ऐसा एपिक है जिसने सदियों से कला, विज्ञान और साहित्य को प्रेरित किया है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधा इस रहस्यमयी दुनिया में चलते हैं। ठीक है, चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। शुरुआत में कुछ भी नहीं था, बिल्कुल शून्यता, एक घोर गहरा अंधकार जिसे ग्रीक मिथकों में केओस यानी अराजकता कहा गया है। ये ब्रह्मांड का एकदम शुरुआती दौर था, जहां सब कुछ बस रहस्यमयी, शांत और पूरी तरह से आकारहीन था। जरा सोचिए, प्राचीन काल में जब इंसानों ने पहली बार अपने चारों ओर देखा होगा तो उन्होंने क्या महसूस किया होगा? प्रकृति की विशाल अदम्य ताकतें, सूरज की चिलचिलाती धूप, समंदर की अथाह गहराई, आसमान से कड़कती बिजली, भयानक तूफान और मौत का वो अटल सच। शुरुआत में इन्हीं ताकतवर प्राकृतिक शक्तियों को ईश्वरीय माना गया और फिर धीरे धीरे इन्हीं शक्तियों ने इंसानी रूप वाले देवताओं का आकार ले लिया। भाग 1, उत्पत्ति और टाइटन युग। यहीं से ब्रह्मांड ने अपना पहला ठोस रूप लेना शुरू किया। उस घोर शून्यता यानी केओस से निकलकर ब्रह्मांड का पहला भौतिक रूप सामने आया। दो मुख्य शक्तियों का उदय हुआ, गाया जिसे हम पृथ्वी कहते हैं और यूरेनस यानी आकाश। इन दोनों के मिलने से एक नई बेहद ताकतवर प्रजाति का जन्म हुआ जिन्हें टाइटन्स कहा गया। ये टाइटन्स इतने विशाल और खूंखार थे कि उन्होंने आगे चलकर होने वाले ब्रह्मांड के सबसे बड़े टकराव की पूरी नींव ही रख दी। अब यहां से घटनाओं ने बहुत ही क्रूर मोड़ लिया। सबसे मशहूर टाइटन क्रोनस ने अपने ही पिता यूरेनस को हराकर सत्ता हथिया ली, लेकिन एक भविष्यवाणी थी कि उसका अपना ही बच्चा एक दिन उसका विनाश करेगा। इस डर से पागल होकर क्रोनस ने क्या किया? वो एक एक करके अपने ही नवजात बच्चों को जिंदा निगलने लगा। सच में ये इतिहास का सबसे खौफनाक पेरेंटिंग का उदाहरण है। लेकिन उसकी पत्नी रिया ने चालाकी से अपने सबसे छोटे बेटे ज़ूस को बचा लिया और बस यहीं से ब्रह्मांड की सबसे बड़ी बगावत के बीज बो दिए गए। भाग 2, ज़्यूस और टाइटनोमाकी। अब एक बड़ा हो चुका ज़्यूस वापस लौटता है, अपने क्रूर पिता को चुनौती देने के लिए। और फिर शुरू होता है टाइटैनोमैची। ये कोई आम युद्ध नहीं था, ये पूरी दुनिया को हिलाकर रख देने वाला एक महायुद्ध था, जहां दांव पर पूरे ब्रह्मांड का कंट्रोल था। एक तरफ क्रूर टाइटन्स और दूसरी तरफ ज़्यूस। इस भयंकर और विनाशकारी जंग में आखिरकार ज़्यूस ने क्रोनस और बाकी टाइटन्स को धूल चटा दी। इसी महायुद्ध के साथ उस खौफनाक टाइटन युग का हमेशा के लिए अंत हो गया। अब इस स्लाइड के बारे में जो बात वाकई दिलचस्प है वो ये है कि युद्ध जीतने के बाद इन तीनों भाइयों ने ब्रह्मांड को आपस में कैसे बांटा, बिल्कुल जीत की लूट की तरह। ज़्यूस ने आसमान का कंट्रोल अपने हाथ में लिया, पोसाइडन ने समंदर की गहराइयों पर कब्जा किया और हेडीज को मिला पाताल लोक यानी अंडरवर्ल्ड का राज। ब्रह्मांड में अब एक बिल्कुल नया सिस्टम सेट हो रहा था। इसी के साथ ओलंपियन देवताओं ने माउंट ओलंपस पर अपना पक्का सिंहासन जमा लिया। टाइटन्स के उस अफरा तफरी और क्रूरता वाले दौर के मुकाबले ये एक नया, काफी ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और व्यवस्थित युग था। अब दुनिया देवताओं के बनाए नियमों और कानूनों के हिसाब से चलने वाली थी। भाग 3, वीरों का युग। देवताओं की सत्ता अब एकदम सुरक्षित थी, तो फोकस शिफ्ट होकर धरती पर मौजूद नश्वर इंसानों पर आ गया। जरा इन लेजेंडरी नामों की तरफ देखिए। हरक्यूलिस, जो अपनी बेहिसाब ताकत और 12 असंभव कामों के लिए जाना गया। पर्सियस, जिसने उस खौफनाक मेडूसा का सर धड़ से अलग किया। अखिल्स, जो महान ट्रोजन युद्ध का सबसे खतरनाक योद्धा बना। और ओडिसियस, जिसकी चालाकी और सफ़र की कहानियां आज भी मशहूर हैं। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि इन चैंपियंस का सांस्कृतिक प्रभाव कितना गहरा और हमेशा रहने वाला था। भाग 4, द एपिक ट्रोजन युद्ध। वीरों के युग का सबसे बड़ा और सबसे मशहूर ग्रैंड फिनाले। इन नायकों की कहानियों का क्लाइमैक्स हमें एक महाकाव्य तक ले जाता है। ये टकराव मुख्य रूप से दो महाशक्तियों के बीच था। एक तरफ ट्रॉय का वो अभेद्य शहर और दूसरी तरफ सारे एकजुट यूनानी राज्य। इस भीषण युद्ध के शुरू होने का कारण बनी बेहद खूबसूरत रानी हेलेन। अगर बिल्कुल निष्पक्ष होकर देखा जाए तो ये प्यार, सम्मान और राजनीतिक ताकत का एक ऐसा पेचीदा जाल था जिसने दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं को एक दूसरे के खून का प्यासा बना दिया।
10 साल, पूरे 10 साल तक चले भयंकर खून खराबे के बाद यूनानियों ने एक बेहद चालाक रणनीतिक चाल चली, मशहूर ट्रोजन हॉर्स। एक लकड़ी के विशाल घोड़े के अंदर सैनिकों को छिपा दिया गया। इतिहास का शायद सबसे खतरनाक सरप्राइज गिफ्ट। इसी घोड़े के जरिए उन्होंने ट्रॉय में घुसपैठ की और पूरे शहर को राख में मिला दिया। इस शानदार लेकिन बेहद क्रूर धोखे के साथ लेजेंडरी युद्धों के युग का अंत हो गया। भाग 5 विरासत और आधुनिक प्रभाव। अब सवाल ये उठता है कि ये प्राचीन लड़ाइयाँ आज के इस मॉडर्न युग तक कैसे पहुंच गईं? इसका पूरा क्रेडिट जाता है प्राचीन ग्रीस के महान कवियों को। होमर ने अपने मशहूर महाकाव्यों इलियड और ओडेसी में ट्रोजन युद्ध और वीरों की कहानियों को हमेशा के लिए पन्नों पर उतार दिया, और हिसियोड ने थियोगनी में देवताओं के जन्म और ब्रह्मांड की शुरुआत को एक स्थायी रूप दिया। जो कहानियां सदियों से सिर्फ बोलकर सुनाई जा रही थीं, वो अब परमानेंट लिटरेचर बन चुकी थीं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे विकसित होता है। 3000 साल पहले जिन देवताओं की बाकायदा एक धर्म की तरह पूजा होती थी, क्लासिकल युग में वो होमर और हिसियोड की वजह से लिखित रूप में आ गए। फिर जब ईसाई धर्म का उदय हुआ तो इनकी पूजा धीरे धीरे खत्म होने लगी। लेकिन कमाल की बात तो ये है कि ये मिथक कभी मरे नहीं। मॉडर्न एरा में ये एक पॉप कल्चर के रूप में सर्वाइव कर गए। आज के दौर में भी हम इन कहानियों से घिरे हुए हैं। हॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्म ट्रॉय हो, पर्सी जैक्सन जैसी पॉपुलर किताबें हों, या फिर गॉड ऑफ वॉर जैसा एकदम धांसू वीडियो गेम, कॉमिक्स से लेकर हमारी मॉडर्न साइकोलॉजी तक, हर जगह इन ग्रीक मिथकों का गहरा असर दिखता है। ये आज भी उतने ही रेलेवेंट हैं। तो इस विश्लेषण को खत्म करते हुए एक बड़ा सवाल छोड़ना बनता है। क्या ये सच में सिर्फ कुछ हजारों साल पुरानी मनगढ़ंत कहानियां हैं, या फिर ये इंसानी महत्वाकांक्षा, प्यार, जंग और सही गलत का एक ऐसा परमानेंट आईना है जिसमें इंसान आज भी अपना ही अक्स देख रहा है? इन ओलंपियन देवताओं का उठना और गिरना असल में हमारे ही मानव स्वभाव की एक अमर